दोस्तों सबसे पहले लेंगे हम बाजार का व्यू कि अभी मार्केट में क्या लग रहा है, निफ्टी के चार्ट में इस ट्रेंड लाइन का क्या महत्व है, बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। और उसके बाद आपके जो कल के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं, जो शेयर्स का नाम आपने भेजा है, जैसे डी मार्ट का और भी बहुत से शेयर्स का नाम है जिनका एनालिसिस करने के लिए कहा है। और हमारा जो सिस्टम है रिलेटिव स्ट्रेंथ का और ईपीएस के ऊपर जो आपके डाउट्स है वो सब वन बाय वन आपके सॉल्व करूंगा। सबसे पहले बाजार का व्यू लेते हैं कि बाजार में चल क्या रहा है। तो देखो ये निफ्टी का चार्ट है डेली का, तो अभी एक सिग्निफिकेंट जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो ये है जो आपको ध्यान रखनी है। तो आप अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 6 दिसंबर 2023 मतलब एक साल से ज़्यादा से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। और इसमें आप देखो निफ्टी ने कितनी बार सपोर्ट लिया है। यहाँ एक बार, ये दो बार, तीन चार, यहाँ इलेक्शन डे का जो रिजल्ट आया था उसमें इसके नीचे जाने की कोशिश की लेकिन फिर से ऊपर आ गया तुरंत। और यहाँ पे फिर से अभी तो अगर ये ब्रेक होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो जो हमारे जो रूल्स हैं ट्रेंड लाइन के और जो पैटर्न्स के, उसके हिसाब से क्या टारगेट बनता है निफ्टी का वो देख लो एक बार। वायरस की बात तो चल ही रही है लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो एक जो चार्ट पैटर्न में जो रूल होता है कि ये जितना इसका हाई है उतना ही नीचे लो इसका टारगेट होता है। तो हम जस्ट एक रेफरेंस के लिए मार्क करके देखते हैं ताकि बाद में बोलते बने कि मैंने तो पहले ही बोला था। तो उसके लिए हम करके रखते हैं ताकि कल को ये वीडियो दिखा के बोल सके ना। तो 12.27% इसका हाई है 3220 पॉइंट का। अगर आप सेम 3220 पॉइंट यहाँ अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ ड्रॉ करें यहाँ से 3220 पॉइंट। अरे यार खुद को हटाना पड़ेगा थोड़ा स्क्रीन से। 3220 पॉइंट, ठीक है। तो कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, सब टारगेट पूछते रहते हो आप, तो आज टारगेट बता ही देते हैं। मान लो लगभग यहाँ पे, अब यहीं पे एक और चीज़ आ रही है वो है इसका रेंज लगभग, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कोइंसिडेंस ही हैं लगभग। तो निफ्टी 20,200 के लेवल को देख सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो। और यहीं पे क्या है, यहीं पे है मार्केट का एक और ब्रह्मास्त्र जिसका नाम है सिंपल मूविंग एवरेज 200 पीरियड का, जो आपको देखना ही चाहिए। कभी भी आपको अगर आप ट्रेंड देखना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो क्या देखना होता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज, जिसको हम कर लेते हैं काला ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। ये अरे कलर चेंज करना पड़ेगा वरना तो ये मिक्स हो जा रहा है हमारे ट्रेंड लाइन के साथ, ठीक है। तो अब देखो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज टूट चुका है, टूट चुका है भाई। खबर फैला दो पूरे नगर में, ढोल पिटवा दो। 200 पीरियड मूविंग एवरेज जब टूटता है तो देखो बहुत टाइम से नहीं टूटा था ना, अब इसके ऊपर जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा निफ्टी को। तो जब तक इसके नीचे है वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लो, मतलब ऐसे शेयर जो फंडामेंटल स्ट्रांग है और बार्गेन में मिल रहे हैं, सस्ते में मिल रहे हैं। कैसे पता चलेगा, पैग रेशियो 1 से कम होना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए, रिले आरओई अच्छा होना चाहिए। तो देखो ये ट्रेंड लाइन टूट सकती है भैया, देख के रखना। क्यों, अब ये दो चीज़ें बता दी मैंने, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन। अब थोड़ा अच्छी चीज़ें बताते हैं। ये तो हो गया थोड़ा, मतलब बोलना चाहिए लो लेवल वाली बात हो गई, ट्रेंड लाइन और ये क्या मूविंग एवरेज। तो सर क्या आपका चैनल, आप तो कुछ अच्छा बताओ नया एकदम। वो अंग्रेजी दवाई लिखो, तो अंग्रेजी दवाई है डॉलर इंडेक्स, ये जो है ना DXY। अब डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो होता है, जो पैटर्न होता है, वो जो इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स हैं जैसे कि निफ्टी 50, जो इमर्जिंग मार्केट है, इंडिया का जैसा इमर्जिंग मार्केट है, उसके अपोजिट ट्रेंड चलता है। ऐसा क्यों है, देखो शांति वाले वीडियो होते हैं मेरे, लंबे होते हैं, इसलिए अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, जिंदगी भर के लिए समझना है एक ही बार में, इसलिए। तो डॉलर इंडेक्स क्या है, डॉलर इंडेक्स दिखाता है कि डॉलर के मुकाबले बाकी करेंसीज डॉलर कितना स्ट्रांग हो रहा है। अब अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, जब वो इंडिया में आते हैं, मान लो उन्होंने कोई स्टॉक खरीदा 60 रुपये में, और 60 रुपये $1 का रेट चल रहा है, ठीक है। $1 कितना चल रहा है, मान लो अभी 60 रुपीज़, और 60 रुपये का ही कोई शेयर उन्होंने खरीदा। लेकिन डॉलर के मुकाबले अब रुपीस गिर रहा है, जैसे अभी देख रहे हो ना आप 85 हो गया है। अब मान लो डॉलर हो गया 100 रुपये के बराबर, $1 में कितना आ रहे हैं, 100 रुपये। अब क्या होगा, अब ये शेयर भी जो उनका था, मान लो कोई शेयर था वो 60 रुपये से 100 हो गया, लेकिन वो जब वापस उसको बेच के लेके जाएंगे तो उनको कितना मिलेगा, $1 ही मिलेगा, क्योंकि डॉलर का तो पहले जो 60 रुपये था वो 100 हो गया। तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ,
शेयर जो उन्होंने खरीदा था वो 60 रुपए से 100 हो गया, पर डॉलर का रेट भी तो बढ़ गया, तो इसलिए उनको फ़ायदे नहीं होते। तो वो लोग यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेंगे? वो लोग अपनी वाली कंट्री में जाके इन्वेस्ट करेंगे। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होना मतलब जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे इंडिया है, वहाँ का जो मार्केट है वो गिरता है। तो जब से ये देख रहे हो ये अप ट्रेंड चल रहा है ना, इस अप ट्रेंड को बोलो नीचे आने के लिए, अगर निफ्टी को ऊपर लेके जाना है तो। ये यहाँ पे लगा था कि नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर से ऊपर ब्रेकआउट देके चला गया है। अभी ये जो गिर रहा है ना, इसको आप मनाओ कि ये यहाँ नीचे आ जाए और लोअर लो लोअर हाई बनाने लगे तो निफ्टी भी ऊपर जाने लगेगा। तो आपको हमेशा डॉलर इंडेक्स देखना है मार्केट में शुरू करने से पहले। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग तभी काम करती है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। पहला रूल स्विंग ट्रेडिंग का क्या है? ओवरऑल मार्केट शुड बी अप ट्रेंडिंग। तो पिछले 4-5 साल में जो पैसे गंवाए कमाए हो, उसको गंवाना नहीं है इस गिरते हुए मार्केट में। पेशेंस के साथ पैसे जमा करके रखो, अच्छे मौका आएगा तब करना। ज़बरदस्ती ट्रेड मत लो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी। तो अब फिर से निफ्टी में चलता हूँ। अभी समझ में आ गया निफ्टी क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक दूसरी बात और, प्राइस एक्शन। जल्दी जल्दी मार्केट के बारे में बात कर लेते, फिर आपके तो बहुत से क्वेश्चंस हैं। देखो जब ब्रेकआउट फेल हो रहा है मतलब कि बार बार फंसाया जा रहा है रिटेल वालों को। यहाँ देखो ये एक ब्रेकआउट फेल हुआ, मतलब कि यहाँ पे ऐसा लगा था ना कि हायर हाई हायर लो बन जाएगा, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो फिर से ये ब्रेकआउट जैसा लगा ये कैंडल, और फिर से ब्रेकआउट फेल हो गया। तो जब बार बार ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ले जाके फेल कराया जा रहा है, मतलब रिटेल वालों को फंसाया जा रहा है, बड़ी पोजीशन में सेल पोजीशंस बनाई जा रही है। इससे भी लग रहा है कि मार्केट अभी तो नीचे जाएगा। कल ऊपर चला गया तो नीचे कमेंट में गालियां मत देना, एक दिन का व्यू नहीं है ये। तो आपको कब से बुलिश होना है? जब मार्केट में डॉलर इंडेक्स नीचे लोअर लो बनाने लग जाए, और दूसरी बात वीकली चार्ट में निफ्टी हायर हाई बनाने लग जाए। ठीक है, 200 पीरियड के तो ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से बैंक निफ्टी देख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो किसी को अगर स्ट्रेटजीज बनानी है तो वो क्या करेगा? बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में बनाएगा। निफ्टी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में। तो यहाँ भी देखो सेम कहानी है। ये दिख रहा है आपको ये लाइन? यहाँ मार्केट ऑलरेडी कई बार ट्राई कर चुका है इस रीजन में, यहाँ पे बहुत बार ट्राई कर चुका है, इसलिए ज़्यादा बार ट्राई नहीं करेगा। एक ने एक बार इसको ब्रेक करके नीचे आने की देरी है, फिर ये बहुत नीचे जा सकता है यहाँ से। और यहाँ पे भी अगर आपको टारगेट निकालना है तो ये जितना बड़ा ये जोन है उसको सेम नीचे ले आओ, उतने का टारगेट आपका हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को उतना ही नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये टारगेट आएगा लगभग लगभग 45,500 का। ये है आज का हमारा टारगेट। लिखवा दो पेपर में, ताकि ना जाए तो फिर गाली देते बने। ऐसा ही है स्टॉक मार्केट। ठीक है, और हमने स्टेज एनालिसिस पढ़ा था, कितने लोगों ने स्टेज एनालिसिस देखा है? स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आता है, फिर स्टेज 4 आता है। सारा थ्योरी यहीं पे लग रहा है। अब किसी को इंट्राडे करना है, किसी को इंट्राडे करना है तो क्या करेगा? डेली चार्ट में मार्क करेगा लेवल्स। कैसे मार्क करेगा? यहाँ पे मार्क करना है आपको ये जो वाला जोन, कि भैया ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। इसके बाद 15 मिनट के चार्ट में जाना है, और 15 मिनट के चार्ट में जाके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। कहाँ है भाई 15 मिनट्स? ये रहा 15 मिनट्स। अब इसको रिफ्रेश करना है, और यहाँ देखना है कि अगर मार्केट जब तक इस लेवल को एटलीस्ट क्रॉस ना कर दे, आपको ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेना है। कहाँ है वो? ये लेवल जहाँ पे ट्राई किया है बाइंग का, छोटा सा रेंज हो गया। अगर इसके बीच में खुलता है तो घूमने दो, जब ये ब्रेक करेगा प्राइस एक्शन बनाएगा तब ऊपर की तरफ ट्रेड ले लो। अगर ये यहाँ घूम रहा है उसके बाद ब्रेक करके ऐसा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तो आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर यहाँ नीचे के लिए जा रहा है तो नीचे। अगर एक बड़ा गैप डाउन खुल गया तो आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने लोगों ने सेल की पोजीशन बना के कल लेके गए हैं, वो लोग यहाँ क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऊपर जाने के चांसेस हैं। ठीक है, सिंपल है। अगर यहाँ गैप अप खुल गया तो आप वेट करो कि ये जैसे ही अपने दिन के लो को ब्रेक करेगा, मैं फिर से नीचे के लिए पोजीशन बना लूँगा, क्योंकि वहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग आएगी, क्योंकि सेलर्स को एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा ऊपर, और वो नीचे के लिए पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया आपका इंट्राडे का प्लान, स्विंग ट्रेडिंग का प्लान, लॉन्ग टर्म का प्लान, मार्केट का ओवरव्यू। वायरस वायरस से डरने का नहीं, अपना लेवल सबको पता होना चाहिए कि मार्केट अभी कर क्या रहा है और कब हमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं चेतन जी,
चेतन बिरादर, उन्होंने पूछा है डी मार्ट का एनालिसिस करने के लिए। तो डी मार्ट का अभी अभी रिजल्ट आया है, क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें उसकी अर्निंग अर्निंग में ग्रोथ आई है, कुछ अच्छी ग्रोथ आई है, जिसके कारण शेयर भागा है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फंडामेंटल्स देखा करो। अर्निंग में जब ग्रोथ आती, किसी ने लिखा कि ईपीएस जब तक ग्रोथ आएगी तब तक तो शेयर बहुत भाग चुका होगा। ऐसा नहीं है, ईपीएस में ग्रोथ आती है, उसके बाद भी शेयर भागता है। तो बहुत लोग फंडामेंटल देख के ही करते हैं, हम टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देख के करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डी मार्ट में या जो भी आप शेयर पूछें उसमें अपना सिस्टम लगाएंगे, अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाएंगे और देखेंगे कि वो टेक्निकली क्या बोल रहा है। फिर मैं आपको उसका फंडामेंटल दिखा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा एआरएस सिस्टम क्या है, अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि अभी जो सिचुएशन चल रही है निफ्टी की, उससे हम कंपेयर करते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो स्ट्रांग है कि नहीं है। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है। तो यहाँ से कितने दिनों से गिर रहा है, 67 कैंडल से गिर रहा है। ये यहाँ पे नंबर है ना, 67 कैंडल्स। तो 67 दिनों में अगर कोई स्टॉक निफ्टी से कम गिरा है तो वो क्या है, निफ्टी से स्ट्रांग है। तो जब निफ्टी ऊपर जाना चालू होगा तो वो स्टॉक उस निफ्टी से ज़्यादा ऊपर जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि आपको वेट करना है कि निफ्टी ऊपर जाने लग जाए, तब हम ये लगाएंगे। कोई भी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जब निफ्टी अप ट्रेंड में हो तभी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरेगा। अगर नदी की दिशा ही अगर गलत है, नीचे की तरफ है, तो आपके स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए। आप क्यों चाहते हो कि वैसे टाइम में पैसे कमाऊं, ऐसे टाइम में कमाना जब ऑलरेडी मार्केट आपका साथ दे रहा हो। अभी टाइम है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, जैसे कि जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं वो अभी बहुत गिर चुके हैं, तो वहाँ जाके देखो कि कौन से स्टॉक्स हैं जो बार्गेन में मिल रहे हैं। मतलब कंपनी बहुत अच्छी हो और स्टॉक का जो प्राइस हो वो बहुत कम हो चुका हो, और पैग रेशियो उसके लिए आपकी हेल्प करेगा, पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ। तो किसी भी स्टॉक का पैग रेशियो आपको देखना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, स्टॉकेज का ऐप भी यूज़ कर सकते हो। अब क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि अब ये जो नंबर आया 67, इस 67 को हमें कहाँ लगाना है, अपने इंडिकेटर में लगाना है। तो ये जो इंडिकेटर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, बिल्कुल फ्री इंडिकेटर है। बार बार मैं बताता हूँ, कोई प्रीमियम, मेरे पास प्रीमियम नहीं है भैया, मैं कमाता ही नहीं हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई प्रीमियम नहीं है। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसमें ही वो इंडिकेटर मैंने लगाया है, आपके सामने लगाया है, जीमेल से लॉगिन करके लगाया है। कोई इंडिकेटर, कोई पैसे नहीं लगेंगे। 67 डाल दिया हमने। अब हमारा ये तैयार है, सेटअप सेटअप तैयार है। अब यहाँ बस स्टॉक का नाम डालना है। अब रोज रोज सेम चीज करके क्या ही दिखाना आपको, आप खुद ही इसको सीख गए होगे। तो ये है क्या, ये है एवेन्यू, क्या एवेन्यू सुपरमार्केट का ग्राफ हमारे एआरएस सिस्टम से। तो यहाँ देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया है अर्निंग में ग्रोथ आते ही। लेकिन हमें अभी अगर मुझे अगर लेना होता तो मैं आपको एनालिसिस के हिसाब से, इस सिस्टम के हिसाब से मैं इसमें नहीं हाथ लगाता, क्योंकि ये अभी ओवरऑल मार्केट से वीक चल रहा है। हमारा जो ये सेटअप है ये क्या दिखाता है कि कोई भी स्टॉक निफ्टी से वीक चल रहा है कि नहीं। ये सिर्फ आपके सीखने के लिए है। डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, सेबी वाले सुन रहे होंगे भैया लोग, कि ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर डीमार्ट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और फिर डिसीजन लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नीचे की तरफ है लाल लाइन, लाल रेखा जो मांग में सिंदूर भरा हुआ है स्टॉक ने, वो बता रहा है कि अभी ये जो है स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो यहाँ इसको हाथ लगाना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे जैसे किसी ने लिया होता हमारे सिस्टम के हिसाब से, ये कौन सा लेवल था, लगभग लगभग 4000 के पास। तो 4000 पे लेते और एग्जिट कहाँ मिलता हमको, यहाँ पे मिलता 4800 पे। तो 800 रुपये बन जाते, 17%, बस। उसके बाद हम राम राम जय राम, यहाँ लेते आप तुरंत निकल जाते। ठीक है, यहाँ मान लो आप लेते भी, जैसे ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना आपको, आप मान लो हाथ लगा भी देते यहाँ गलती से, तो आपको यहीं एग्जिट दे देता सिस्टम 6% दे के। फिर ये जो पूरा रेड लाइन है ना, इसमें आपको एंट्री नहीं बनती है। तो अभी आपको कोई अगर सिस्टम पे भरोसा है तो इस पे रख के आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको डी मार्ट का वो देखना है, वो जो आप बोलते हो ना कि फंडामेंटल देखना है, तो आप डी मार्ट बढ़िया कंपनी है, डी मार्ट में कोई कमी नहीं है। लेकिन बस वही है कि अभी इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई होगा। ऑलरेडी जो इसका जो अर्निंग आया है वो इसके प्राइस में समाहित होगा। समाहित समझते हैं ना आप, कि मतलब
प्राइस को दे दिया जा चुका है। देखो 95 का पी है। अभी मैं पढ़ाने के हिसाब से आपको एक चीज़ बताऊं, ज़िंदगी में कभी भी 50 के ऊपर का पी नहीं लेना अगर बड़े पैसे बनाने हैं तो। ये बहुत ऑलरेडी इसके प्राइस में इंक्लूडेड है जो अर्निंग्स आई हैं। ठीक है, इसका आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई फिर भी थोड़ा कम ही है, मतलब आरओई जनरली 17-18 की कंपनीज लेनी चाहिए। वैसे ये पुरानी कंपनी है, 15 के आसपास भी सही है। बड़े लोग देख रहे होंगे, बसंत माहेश्वरी सर टाइप, तो बोल रहे होंगे क्या बता रहा है लड़का। देखो अब यहाँ पे अगर आप इसका पी रेशियो का वेरिएशन देखोगे ना, पी रेशियो, तो पी रेशियो गया था 300 तक। देखो कहाँ गया था, 300, और अभी गिर ही रहा है। पी रेशियो गिरता है तो स्टॉक का प्राइस, मैंने कल भी बताया था, गिरेगा। स्टॉक का प्राइस कब बढ़ता है, जब ईपीएस बढ़े और पी रेशियो बढ़े। पी रेशियो तो बियर मार्केट में गिरता ही है, और अब तो मान लो कि ये बियर मार्केट आ ही रखा है, तो बियर मार्केट है तो ईपीएस तो बढ़ रहा है, लेकिन पी रेशियो गिर रहा है, इसलिए शेयर का दाम तो गिरेगा ही। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। और यहाँ मैं जो आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, सेल्स ग्रोथ देखनी है आपको। जो सेल्स ग्रोथ में यहाँ क्लिक करोगे screener.in में, ये भी फ्री है। तो देखो पहले 20% का सेल्स ग्रोथ था, फिर 18 हुआ, अब 14 हुआ। तो सेल्स ग्रोथ ही गिर रही है, मतलब वो कंपनी जिसमें आप हिस्सेदार बनना चाह रहे हैं उसकी बिक्री कम हो रही है। क्यों नहीं कम होगी, सब तो जियो मार्ट से सामान मंगा रहे हैं, अब तो स्विगी ने भी चालू कर दिया, इंस्टा मार्ट। कल मैं खाने बैठा, मुझे मीठा खाने का मन था, मैंने ऑर्डर किया, 10 मिनट में पेठा आ गया। अब कहाँ चलेगा डी मार्ट, कौन ला के देगा डी मार्ट से पेठा तुरंत। तो यही बात है जी, इसीलिए स्विगी बढ़ रहा है और डी मार्ट गिर रहा है। आपने आसपास भी देखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना है यहाँ, पहला सेल्स ग्रोथ, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन देखो, पहले जो बीच में 9% था, इधर देखो 9-9%, 10-10%, वो अभी 8-7% है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी 10 से ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। ईपीएस, अब ईपीएस में देखो यहाँ ग्रोथ है क्या। तो अगर आप ईपीएस का नंबर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लगभग कांस्टेंट ईपीएस। ईपीएस बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि अर्निंग पर शेयर में एक अच्छी उछाल होनी चाहिए शेयर में, तभी वो शेयर बढ़ता है। तो ये हो गई आपकी डी मार्ट की कहानी। फिर किसी ने पूछा है बंधन बैंक और इंडिगो पेंट का 2 मिनट का एनालिसिस करिए, जस्ट सीखने के लिए कि एनालिसिस करते कैसे हैं। तो अगर आप सिर्फ टेक्निकली एनालिसिस करें, अभी आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई फंडामेंटल में, क्या क्या बताई, 3-4 चीज़ें ही देख लेना आप, उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला, आरओई का नंबर 15 से ज़्यादा होना चाहिए, लिख लो सब कोई। फिर बार बार एनालिसिस पूछने की ज़रूरत ही नहीं, आरओई 15 से ज़्यादा होना चाहिए। पी रेशियो 20-25 के पास हो तो बहुत अच्छी बात है, 50-100 हो तो बहुत महंगा है ऑलरेडी स्टॉक। हो गई दो बातें। आरओसी का नंबर भी 20 के पास हो तो बहुत अच्छी बात है। और क्या नंबर होते हैं जो फंडामेंटल में देखने होते हैं, सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ कहाँ देखना है, यहाँ पे आप सेल्स को क्लिक करोगे तो सेल्स ग्रोथ का नंबर होना चाहिए 20%, 25% के पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए 10 से 15% से ज़्यादा। और ईपीएस ग्रोथ देखना है, क्या देखना है, ईपीएस ग्रोथ। यहाँ ये है मैजिक नंबर, जीवन की रामबाण और सब कुछ। ये जो नंबर है ईपीएस, ये क्वार्टरली है, मतलब हर तिमाही में भी बढ़ना चाहिए। और नीचे आके देखेंगे आप लोग, इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो, नीचे ईपीएस ग्रोथ सालाना, ये है एनुअल। अब ये भी क्या है, बढ़ते हुए होना चाहिए। तो यहाँ देखो इन 3 साल में क्या कोई दिख रहा है आपको ईपीएस में ग्रोथ डीमार्ट में, तो कहाँ से बढ़ेगा शेयर। ठीक है, अगर बढ़े भी गा तो वो फेक होगा। ये देखो मार्च 2022 से आप देखोगे तो पहले बढ़ा ही है, मार्च 2022 से 23 में जो जंप आया, ये जो जंप आया दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया ये। वहाँ से देखो फिर ये रुक गया, स्टैग्नेंट हो गया। अब ये जो रुक जाता है ना जब स्टॉक, तो फिर शेयर की पिटाई होती है खूब। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी है। यहाँ से आपको देखना है पिछले 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ कितना आ रहा है, और अभी प्रॉफिट जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो 10 साल से आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, ये बात देखनी है। ठीक है, ये नंबर कम हो रहे हैं, मतलब कि प्रॉब्लम है। हो गया। अब आपका जो दूसरा था बात, बंधन बैंक। तो अब जल्दी जल्दी चलेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा होने से तो कोई देखता ही नहीं, छोटा होने से भी कोई नहीं देखता वैसे तो। बंधन बैंक, देखो बंधन बैंक का भी ये नीचे है, तो अब हम इसको सीधा अपने सिस्टम के हिसाब से अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको किसके लिए लेना है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग मैं अभी मना ही कर रहा हूँ। इंडिगो पेंट्स, इंडिगो पेंट्स आप देखोगे तो ये देखो, ये थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इतना कोई अच्छा पैटर्न नहीं है, प्राइस पैटर्न। क्योंकि यहाँ आप देखोगे स्टॉक साइडवेज चल रहा है कब से, बहुत टाइम से।
तो अगर ये साइडवेज मार्केट में इतना अप डाउन हो रहा है तो हमें और अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे, लेकिन ये अभी स्टेज 1 में हो सकता है। जो हम स्टेज एनालिसिस सीखे थे, क्या था हमारा स्टेज एनालिसिस, कि पहले स्टॉक होता है स्टेज 3 में। स्टेज 3 है ये, यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। स्टॉक को बड़ा आदमी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है छोटे आदमियों के बीच। फिर स्टॉक किस में आ जाता है, स्टेज 4 में, जहाँ पे सेलिंग आती है। उसके बाद क्या होता है, एक अक्यूमुलेशन जोन होता है, जहाँ स्टॉक को क्या किया जाता है, अक्यूमुलेट किया जाता है। और फिर हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट देके स्टेज 2 चालू हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको क्या देखना है, इसको करना पड़ता है वीकली चार्ट। इसको बनाना पड़ता है क्या, वीकली चार्ट, और उसमें लगाना पड़ता है 30 पीरियड मूविंग एवरेज। इसको आपको बनाना पड़ेगा वीकली चार्ट, और एक इंडिकेटर लगाना है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसका नंबर डालेंगे हम 30। उसके बाद जब ये अभी देखो ये 30 के नीचे नीचे चल रहा था स्टॉक, मतलब कि स्टेज 4 है। अब जब ये यहाँ से ब्रेकआउट हो, अब यहाँ पे कोई जोन बनना चाहिए आपको, ऐसा कोई यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा, यहाँ से इस लाइन को ब्रेकआउट होना चाहिए, और 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे चल, ये जो 30 पीरियड मूविंग एवरेज है ये कुछ इस तरीके से चलेगी। तो आप यहाँ पे बाई करना स्टेज एनालिसिस के हिसाब से, जो कि आपका इस बुक में सिखाते हैं। स्टेज एनालिसिस किसी को पढ़नी हो तो ये है वो बुक जिसमें स्टेज एनालिसिस सिखाया है, स्टैन वाइंस्टीन की। ठीक है, तो वो स्टॉक से ये बन सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको ईपीएस भी देखोगे ना तो आपको हेल्प मिलेगा। ये जब यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा ना, तो वो जोमेटो वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था, जिसमें ईपीएस निगेटिव से क्या हो गया था, पॉजिटिव, और ये आर एस लाइन भी यहाँ जीरो को क्रॉस कर देगा। अगर आर एस लाइन में सेटिंग में आप 21 कर दो, 21, वीकली में हम क्या यूज़ करते हैं, 21। तो 21 पीरियड जब मूविंग एवरेज आप लगाओगे इसमें, तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो और उसके साथ जब ये पॉजिटिव हो, और यहाँ पे इंडिगो का जो इतना सब चीज़ तो करना पड़ेगा यार। देखो कार खरीदते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं, शादी करते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं, स्टॉक को भी ना शादी कर रहे हैं टाइप का उतना रिसर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस एक नंबर देख लो, देखो सारे नंबर सही हैं इसके, आर का नंबर सही है, आर का सही है, ये स्टॉक का पी थोड़ा और कम होने दो। कम कैसे होगा, जब अर्निंग बढ़ जाएगी तो अपने आप कम हो जाएगा ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, नीचे अर्निंग बढ़ने दो। ये जो इसकी अर्निंग है ना, ये देखो, ये जो इसकी अर्निंग है, ये जो अर्निंग में जो ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है ना, यहाँ 17 के बाद ये 27 हुआ, लेकिन उसके बाद ये जो 31 हो गया है, 27 के बाद 31, ये जो सीधा अगर 40 45 50 हो जाता ना, ये जो देखो अब तो ये कम ही हो रहा है। मतलब यहाँ पे जब ग्रोथ दिखनी चालू होगी ना, यहाँ पे जब ये सीधा 30 से 50 हो जाएगा या 45 हो जाएगा, तब ये स्टॉक रॉकेट बनेगा। तब तक बैठा रहेगा नागराज बन के बसंत माहेश्वरी सर का बात। ठीक है, तो ये बात हो गई इंडिगो पेंट की। अरे बहुत सारे शेयर पूछ लिए आपने, इतना एनालिसिस करेंगे सेबी वाले लोग बोलेंगे कि ये एनालिसिस नहीं है, ये तो रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। अब आपको मैंने फंडामेंटल बता दिया, और ये भी बता दिया देखना कि डेली चार्ट में कैसे करना है। 67 लगाना है और सिंपली जाके देखना है। अब आपको हर स्टॉक बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपका हरिशंकर जी ने पूछा है श्री सीमेंट, तो हम जस्ट आप समझे नहीं हो सिस्टम को करके हम एक बार खोल लेते हैं। तो श्री सीमेंट देखो, ये आर एस लाइन को पॉजिटिव है, तो अब आर एस पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं फट से जाके कूद के ले लिए। अरे आर एस पॉजिटिव तो आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे, आपको देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। प्राइस एक्शन भी तो थोड़ा देखो। तो अगर इसमें आप प्राइस एक्शन देखो, तो जहाँ आपको ये प्राइस एक्शन कचरा लगने लगे ना, एक बहुत ही ज्ञान की बात बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, जहाँ आपको प्राइस एक्शन ये जो कचरा लगने लगे, तो आप उससे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कचरा लग रहा है चार्ट, तो 2 घंटे के चार्ट में चले जाओ। 2 घंटे के चार्ट में कचरा लग रहा है तो एक दिन में चले जाओ। एक दिन में कचरा लग रहा है तो एक वीक में चले जाओ। क्लियरिटी आनी चालू हो जाती है। देखो अभी जो चीज़ कचरा लग रही थी, अब वो थोड़ी क्लियरिटी आनी चालू हो गई कि ये था इसका स्टेज 2 और ये है इसका क्या, स्टेज 3। तो सारा नॉलेज मिला के करेंगे तब जाके बनेगा पैसा, ऐसे नहीं बनता है जी। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया था अभी, 30 पीरियड मूविंग एवरेज, सेम चीज़ यहाँ लगाओ, SMA 30 पीरियड मूविंग एवरेज। अभी क्यों फंसना जब स्टेज 3 में चल रहा है तो। और इसका सेटिंग में क्या करना है हमको, टाइम 30। देखो टाइम देना पड़ता है स्टॉक मार्केट में, अगर सीखना है तो टाइम देना पड़ता है।
इतना सब कुछ सिखा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सीखिए। और यहाँ पे आप देखो कि जब ये स्टेज 2 है, ये वाला पूरा स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। अब स्टेज 3 का जब ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ, तब इसमें एंट्री बनेगी, अभी नहीं बनेगी। आप प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन खींच सकते हो और वेट कर सकते हो ब्रेकआउट होने का, तब जाके मोमेंटम आएगा स्टॉक में। यहाँ बेजान जगह में अगर आप करेंगे तो लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे करके हम स्टॉक्स को एलिमिनेट करते हैं अपने सिस्टम में, तब जाके हमें मिलते हैं बेस्ट स्टॉक्स। इसके बाद किसी ने कहा है कि हमारा जो ट्रेडिंग व्यू का मेजर इंडेक्स का वॉच लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए। हमारे कान्हू चरण ने कहा है। कान्हू जी, ये लीजिए आपके लिए जो मेजर जो आपको चाहिए वो कहाँ है, ये कौन सा है, यहाँ है। क्रोम में भी खोल के रखा था मैंने और ट्रेडिंग यहाँ सफारी में भी। तो उनको चाहिए हमारा वॉच लिस्ट का स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये सारे इंडेक्स होते हैं, ये सारे को ट्रैक करना चाहिए आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज सेम करना है आपको। आप जाके ARS लगाओ, screener.in पे देखो कि वहाँ पे उसका जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं। तो HDFC बैंक का जब आप फंडामेंटल देखोगे तो उसका जो P रेशियो है वो ऑल टाइम लो पे है, और पैग रेशियो के हिसाब से भी 1 से कम है पैग रेशियो। तो बारगेन के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ऐसे ही स्टॉक्स में एंट्री बनानी चाहिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। अभी से नहीं है, वो 1300 के लेवल पे जब गया था HDFC बैंक, तब से वो लगभग वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए सही है। तो HDFC बैंक टाइप के स्टॉक्स ऑलरेडी अब 14 लाख करोड़ की कंपनी है। तो अगर आप सोचोगे कि 5 गुना हो जाएगा यहाँ से, तो वो नहीं होने वाला वो। लेकिन ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये जब लो लेवल पे मिल रहे होते हैं तो 30 से 50% का, 60-70% का जो रिटर्न है 3 साल में, वो लेने के लिए हम ऐसे स्टॉक्स को सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वो 5 गुना हो जाएंगे, अब यहाँ से मल्टी बैगर नहीं होने वाला वो। लेकिन रिलायंस भी अब बहुत बड़ी कंपनी हो गई, तो आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ से रिलायंस अब 3 गुना हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। वो वहाँ से क्या होता है, जब भी लो लेवल पे मिले, जैसे HDFC बैंक की कहानी आपको दिखाता हूँ। HDFC बैंक के अगर आप चार्ट खोलोगे तो ये जो यहाँ पे जो नीचे की तरफ आया था 1300 पे, बहुत टाइम तक ट्रेड कर रहा था ये रीजन में, ये जो जोन था, यहाँ पे ये बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा था। अब ये किसी कारण से ही नीचे आया था, इसकी क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम थी या बैंक में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन ऐसे जाइंट कंपनियां जो फंडामेंटली इतनी अच्छी हैं कि पिछले 10 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 15% मेंटेन करके रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वैसी कंपनीज जो लगातार ग्रोथ कर रही हैं, वो जब ऐसे लो लेवल्स पे मिले कि बुक वैल्यू के 2 टाइम्स में मिल रही थी ये, तो वहाँ पे ये बार्गेन में मिलती है, मतलब सस्ते में मिलती थी। यहाँ पे इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए, और उसके बाद इसमें अगर आप पोजीशन बनाते जाओगे लगातार, तो ये कभी न कभी आपको 30 से 50% रिटर्न दे देगा। तो ये जो मार्केट का जो करेक्शन आता है ना, वैसे टाइम में जो जाइंट कंपनियां होती है, जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, कोलगेट पामोलिव ने डबल रिटर्न दे दिया लोगों को 100%, जो कि बैठी हुई थी। ITC ने दे दिया, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, अभी सारे जो FMCG के जितनी कंपनीज हैं वो सब अभी गिरे हुए हैं। तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको जाके ऐसे शेयर्स को पकड़ना चाहिए जब वो लो लेवल पे मिल रहा हो। तो अभी ये है, जैसे क्या नाम है इसका, एशियन पेंट, ये गया था ऊपर कहाँ तक, 3500 के आसपास, अभी मिल रहा है 2200 पे, जो कि ऑलमोस्ट कोविड के बाद जो लेवल थे 2021 में, कोविड में तो और भी नीचे चला गया था 1500 तक, उसके बाद जहाँ पे ये सपोर्ट था वहाँ पे। तो यहाँ से ऐसा नहीं कि ये और नीचे नहीं जा सकता, और नीचे जा सकता है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात ये होती है, जो विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग जब देखते हैं कि कोई स्टॉक जो 1 रुपए की चीज़ 50 पैसे में मिल रही हो, तो वो लोग लपकते हैं। ये उस टाइप का इन्वेस्टिंग है, ना कि आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के आप इसको लोगे ना। रिलेटिव स्ट्रेंथ तब काम करता है जब मोमेंटम हो। अब ये सब देखो जो अभी आपको मैं बता रहा था, ROE 30 का है, अभी कंपनी कितनी पुरानी है आप सोच लो, नई कंपनी नहीं मेंटेन कर पा रही। और ये जो है P रेशियो, ये प्रॉब्लम है। देखो P रेशियो महंगा है इसलिए शेयर गिर रहा है। अब ये थोड़ा लेवल में आएगा, 30 के P तक आ जाएगा। अब इतनी अच्छी कंपनी है तो 30 के पी देना भी मुश्किल है। मार्केट इसको हमेशा 35-40 का पी देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी EPS बना के देती है वैसा। इसलिए इसको ज़्यादा
नीचे नहीं मिलती है ये कंपनी। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है इसका अर्निंग अभी अच्छा ना रहा हो सकता है आप बोलोगे बर्जर पेंट आ गया है इसका कॉम्पिटिटर, मार्केट में कुछ और आ गया है, ऐसी कहानियाँ हमेशा बनती रहती हैं। लेकिन फिर से ये सब कंपनीज़ अपने पैर पे खड़ी हो जाती हैं क्योंकि इनका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड देखो, डिविडेंड कितना ज़्यादा डिविडेंड यील्ड, ऐसी कंपनीज आपको पिछले कई साल से, आज की बात नहीं है, 10 साल का डेटा है, 10 साल से ज़्यादा का डेटा है। आप देखो 2013 से अगर आप देखोगे ईपीएस इसका लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको पता लगाना है ना मल्टी बैगर कंपनियां कैसी होती हैं, तो इन कंपनीज को स्टडी किया करो कि इनमें कैसे ईपीएस बढ़ा है। देखो जो 11 रुपये कमाती थी एक शेयर के पीछे कंपनी, कब 2013 में, यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं, 2013 में, इसको मैं छोटा करता हूँ, 2013 में जो कंपनी 11 रुपये कमाती थी एक शेयर के पीछे, वो 2018 आते आते 21 हो गया, डबल हो गया। और 2023 आते आते 42 फिर से डबल हो गया। तो जो ईपीएस डबल हो रहा है तो पी रेशियो भी मार्केट ज़्यादा देगा उसको, और शेयर का दाम भी मल्टी बैगर होता है। यही कहानी है सबकी, आज नहीं तो कल यही आप सीखोगे, इसी पे आके आपको टिकना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइटन। तो टाइटन देखो यार 123 के हिसाब से पूछ रहे हैं तो 123 लगा लो इसमें, और देख लो कि टाइटन पॉजिटिव है कि निगेटिव। और आप एक बार जाके उसका पी रेशियो देख लो कि अभी कितना है, अभी महंगा है अपने ऑल टाइम से कि सस्ता है। यहाँ आपको सेम कहानी देखो, टाइटन में अगर मैं 123 लगा लूँ, जो आप बोल रहे हो ना, डेली चार्ट में लगता है 123, जिसको एआरएस यूज़ नहीं करना आता, लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, 123 लगा सकते हो। तो 123 लगाया हमने, और इसको हमने हाइड कर दिया। तो देखो ये जस्ट पॉजिटिव हुआ है। पिछली बार जब पॉजिटिव हुआ था टाइटन, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, तो ये यहाँ पे एग्जिट दिया था हमको कहीं पे, तो 32% का रिटर्न मिला था। ऑलरेडी मैंने बताया बहुत ही अच्छी फंडामेंटल कंपनीज है, जब नीचे के लेवल पे मिलती है तो 30-50% का रिटर्न देती है। तो यहाँ पे ये एक साल में 32% का रिटर्न दिया था, और अभी ये फिर से पॉजिटिव हुआ है। अगर आपको सिस्टम पे भरोसा है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। जब ये वापस जीरो को नीचे को क्रॉस करेगा तो लेना, हो सकता है नीचे भी बेचना पड़ जाए, लॉस के लिए भी तैयार रहना। दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहोगे तो अपना एनालिसिस करके ले सकते हो स्टॉक को, ठीक है। अब जिन्होंने बोला है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में उन्होंने एंट्री लिया है RS 123 देख के, और लॉस चल रहा है, जैसा अभी मैंने बताया कि लॉस भी तो हो सकता है ना। तो लॉस वाला स्टॉक देखते हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। अभी वो बोल रहे थे कि उन्होंने RS 123 देख के लिया है और लॉस चल रहा है, पर RS 123 देख के यहाँ एंट्री लेते आप इस लेवल पे, कहाँ है, ये लेवल पे, और अभी आपका लॉस तो नहीं चल रहा है, आप नेट 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 में हो। तो अगर ये यहाँ से जीरो को क्रॉस करेगा तो आपको लॉस भी लेना पड़ सकता है, हो सकता है ये ऊपर भी चला जाए। पिछली बार जब इसने RS लाइन को क्रॉस किया था 123 को, यहाँ पे कहीं पे इस लेवल पे, यहाँ आप ले पाते, चलो ऊपर के लेवल पे ले पाते आप मान लेते हैं, और यहाँ एंट्री निकलते तो भी 13% का रिटर्न मिल जाता। हर बार नहीं मिलेगा, लॉस भी होता है, हर सिस्टम में लॉस होता है। अब आप यहाँ ये क्रॉस होने के बाद यहाँ घुसोगे कहीं ऊपर, तो लॉस हो ही सकता है ना। आप यहाँ मान लो एंट्री ले लिया आपने और अभी आप बोल रहे हो लॉस है। RS 123 जब जीरो को जस्ट क्रॉस किया है तब आप ले सकते हो सिस्टम से। आप कहीं भी ले लोगे बीच में तो फिर जब वो नीचे की तरफ जाने लगेगा तो लॉस तो दिखाएगा ही, ठीक है। और मार्केट को अप ट्रेंड में जाने दो, तब ये सारे मोमेंटम वाली स्ट्रेटजीज अच्छा काम करती हैं। अभी तो मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। Q3 रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वीक बोल रहे हैं अजीत सक्सेना जी। तो कैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक फाइंड करें इस वीक मार्केट में भी, जो अर्निंग में सेम ग्रोथ दिखा रहा है, डबल कर रहा है अपनी अर्निंग, वैसे स्टॉक्स को ढूंढिए, वो होंगे आने वाले टाइम के मल्टी बैगर, ठीक है। इन्होंने किसी ने कहा है कि जो RS का जो इंडिकेटर का जो मैंने कल कोड बता दिया था वो कोड नहीं है, वो कितने लोग यूज़ करते हैं वो है। ये जो मैंने कल गलती से कोड बता दिया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, कोड नहीं है, इतने लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आप सर्च करोगे तो पहले नंबर पे यही आ रहा है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो ये हमने बताया है प्रणोद जी ने, थैंक यू। इसके बाद आपने पूछा है कि यू आर यूजिंग 21 इन वीकली RSY। तो वीकली RS में जो हम 21 पीरियड यूज़ करते हैं वो इसलिए क्योंकि 21 भी फिबोनाची नंबर है, और 21 वीकली में यूज़ करने का मतलब है पिछले 21 हफ्तों में आप निफ्टी से कंपेयर कर रहे हो स्टॉक को, बहुत बड़ा टाइम होता है। अगर आप 21 हफ्ते में कंपेयर कर लिए, मतलब कि आपका जो स्टॉक है वो पिछले 6 महीने में आपको क्या कर रहा है, वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब ये किसी ने पूछा है सैमी मिर्जा जी ने कि इसका एनालिसिस, तो देखो
ये RS 123 जब पॉजिटिव हुआ यहाँ कहीं पे, यहीं पॉजिटिव हो गया था 103 में, और एग्जिट कहाँ मिला हमको 225 में, और अभी तो निगेटिव है और ये साइडवेज भी है। अगर आप इसको देखो तो ये एक पैटर्न बना रहा है। अभी ये इसमें कंसोलिडेशन, वॉल्यूम पूरा सूख गया है, यहाँ पे वॉल्यूम थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें चांसेस है कि इसमें फिर से एक ब्रेकआउट होने का चांस है यहाँ कहीं पे, अब बड़ा वॉल्यूम आएगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तब वहाँ पे एंट्री बनेगी। आप वॉच लिस्ट में रखना चाहिए ऐसे स्टॉक्स को। ये होता है कंसोलिडेशन जोन। यहाँ देखो वॉल्यूम बिल्कुल सूख गया है, मतलब कि यहाँ की अक्यूमुलेशन हो रहा है, वरना बड़े बड़े वॉल्यूम दिखते हैं। अगर आप इसको जूम करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ खतरनाक। देखो ग्रीन वॉल्यूम्स, देखो यहाँ देखो ग्रीन वॉल्यूम दिख रहे हैं, मतलब यहाँ अक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन ये आपको थका देगा, ये स्टॉक आपको पेशेंस को आपके ख़त्म कर देगा, आप बैठे रह जाओगे और आपका वो भी नहीं होगा क्या, वो भी मतलब आपका पेशेंस चला जाएगा और आप लॉस लेके निकल जाओगे स्टॉक से। अब देखो RS 123 में पॉजिटिव नहीं है, वैभव ग्लोबल भी, हरिशंकर जी, ठीक है। ये भी क्या है, नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, इसको इसमें कोई अच्छा चार्ट पैटर्न भी नहीं दिख रहा है। चार्ट पैटर्न भी देखना चाहिए आपको इसके साथ, और फंडामेंटल भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। वीडियो बहुत लंबा है जानता हूँ, पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो तो और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट आपके लिए। अभी मार्केट गिर रहा है तो रेस्ट करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। पैसे गंवाने नहीं है, अच्छा टाइम आएगा तब कमाइएगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा टाइम आएगा। और सोचिए कि अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो सोचिए मार्केट और गिर जाए यहाँ से 50%, ताकि हमें एशियन पेंट, HDFC बैंक जैसे अच्छे शेयर्स कम दाम पे फिर से खरीदने को मिले कोरोना के टाइम के जैसे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।